एंटरटेनमेंट के चैनल पे कर्नल फरीदी का हम लोग नावल पढ़ा आपको सुना रहा हूँ, भयानक जज़ीरा, और इसका पार्ट 7 है। बात ये थी कि अनवर साहब को अल्बर्नो ने बेहोश कर दिया था और इस सब चैप्टर की हेडिंग है दूसरी लाश। तो आइए चलें बात करते हैं। दो कांस्टेबल अनवर को उठाने के लिए बढ़े ही थे कि अनवर ने करा कर करवट बदली। जगदीश आवाज़ से देने लगा। दफदन अनवर बुखलाकर उठा और आगे मलकर चारों तरफ देखने लगा। अरे! अनवर उठकर कपड़े झाड़ता हुआ बोला, मर मेरी, तुम यहाँ क्या कहाँ? जगदीश आगे बढ़कर बोला, तुमने मेरी मोटरसाइकिल देखी? अनवर ने उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए पूछा। नहीं। मैं पूछता हूँ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे? एक लंबी दास्तान है। अनवर ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुमने इन्हें गिरफ्तार किया या नहीं? नहीं, वो निकल गए। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। अनवर परेशानी में से बोला। तुम यहाँ किस तरह पहुँचे? जगदीश ने फिर सवाल दोहराया। नहीं, शायद ये नहीं मालूम कि अल्बर्नो और उसके साथी तुम्हें शायद नहीं मालूम कि अल्बर्नो और उसके साथी रशीदा को पकड़ कर ले गए हैं। अनवर ने जगदीश की तरफ देखते हुए कहा। अनवर ने महसूस किया कि लोएसा डेन वेंसेट के साथियों में से भी मौजूद है। उसके साथी? जगदीश ने तैयार अंदाज में बोला। तो क्या कहीं आदमी है? मेरा तो ये ख्याल है, क्योंकि मैंने यहाँ 3 आदमियों को देखा था, इनमें से एक अल्बर्नो भी था। तो क्या तुम्हें भी वो लोग पकड़ कर लाए थे? नहीं, अनवर ने कहा और पूरा वाक़ा दोहराने का भर्राई आदमी बोला। अल्बर्नो के साथी को हमलावर से लड़ते छोड़कर निकल भागा, लेकिन थोड़ी दूरी गया था कि किसी तरफ से फायर करके मोटरसाइकिल का पिछला पहिया बेकार कर दिया गया, और जब वो करीब आया तो मैंने इसे पहचाना। वो अल्बर्नो था। मैंने चिल्लाकर उस पर हमला किया, अनवर ने बताया। इसके बाद के वाक़यात मुझे याद नहीं। डॉन विंसेंट के साथियों में से कोई दिखाई नहीं दिया? जगदीश ने कहा। नहीं। अनवर ने कहा, मुझे अपनी मोटरसाइकिल तलाश करनी चाहिए। मोटरसाइकिल तलाश करो, जगदीश ने 2 सिपाहियों की तरफ देखकर कहा। लेकिन तुम यहाँ किस तरह पहुँचे? अनवर ने जगदीश की तरफ सिगरेट बढ़ाते पूछा। जगदीश ने एक सिगरेट निकाल कर सिलगाई और मुतफक्किराना अंदाज में छत की तरफ देखते हुए कहा, मुझे उसने इत्तला दी थी कि जगदीश ने डॉन विंसेंट के साथी की तरफ इशारा करके कहा। इसका बयान है कि अल्बर्नो और इसका साथी किसी लड़की को ज़बरदस्ती उठा ले जा रहे हैं। उसने और उसके साथी ने इनका ताक़ुब किया, फिर ये अपने साथी को यहाँ छोड़कर हमें इत्तला देने के लिए बाहर चला गया। बहरहाल तो लड़की तुम्हारी दोस्त रशीदा थी, मगर तुम्हारे बयान से मालूम होता है कि अजनबी के साथ इतनी खुशी से गई थी। मैं यकीन के नहीं कह सकता कि अजनबी अल्बर्नो का साथी था। अफसोस तो इस बात का है कि आसिफ से कुछ ना हो सका। आसिफ? अनवर मुतहर अंदाज में बोला। बेचारा आसिफ क्या कर सकता था? जगदीश कुछ कहने ही वाला था कि दोनों कांस्टेबलों ने वापस आकर मोटरसाइकिल मिल जाने की तरह दी। आखिर अल्बर्नो का रशीदा से क्या ताल्लुक़? जगदीश ने थोड़ी देर बाद कहा। मैं कहीं घंटे से यही गुद्दी सुलझाने की कोशिश कर रहा। अनवर ने कहा। वो उसके पीछे तो नहीं लग गई? जगदीश ने पूछा। मुमकिन है, लेकिन उसने मुझसे इसका तज़किरा नहीं किया। ज़रूर यही बात है, जगदीश को सोचता बोला। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि ज़ाती तौर तक तुम्हें यहाँ क्यों ठहराता रहा? मुमकिन है मुझे अपनी गैर मामूली क़ुव्वतों से महरूब करने की कोशिश करता रहा। और जगदीश खामोश हो गया। जगदीश थोड़ी देर तक मुतजस्सिस नज़रों से कमरे का जायज़ा लेता रहा। फिर उसने होठ इस तरह से खोल लिए जैसे कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। करीब जाहिर की झाड़ियाँ उजाड़ दो, जगदीश कांस्टेबलों की तरफ मुड़कर बोला, और इस लकड़ी के मकान को छूट कर दो। मगर इससे क्या फ़ायदा? अनवर ने हैरत से कहा। जगदीश ने उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे इस बात का जवाब देना कसरे शान समझता। अनवर ने उसे ज़्यादा छेड़ना मुनासिब ना समझा, क्योंकि अभी उसी पुलिसी की लारी पर वापस जाना था। मोटरसाइकिल तो बेकार हो चुकी थी। झोपड़ियाँ उजाड़ने जाने लगी। वो लोग बाहर निकलाए थे और अब लकड़ी का मकान भी तोड़ा जाने लगा था। थोड़ी देर बाद वीरान बस्ती और ज़्यादा वीरान हो गई थी। वहाँ से वापसी पर रास्ते में जगदीश ने अनवर को फिर छेड़ा। रशीदा कौन है? मैं नहीं जानता। तुम झूठे हो, जगदीश बिगड़ के बोला। तुम्हें बताना पड़ेगा कि अल्बर्नो का इससे क्या ताल्लुक़। और मैं जानता होता तो तुम मुझे इस हालत में ना देखते। अनवर ने कहा। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। जगदीश मुँह से खोड़ कर बोला। मैंने तुम्हें इस पर मजबूर तो नहीं किया। अनवर ने शरारत आमेज़ मुस्कुराहट से कहा। मैं तुम्हें बंद कर दूँगा, ये भी करके देख लो। अनवर संजीदगी से बोला। मैं जो कहता हूँ कर गुज़रता हूँ, मुझे इसका इल्म भी है। दुआएं दो फरीदी साहब को, जिनकी बदौलत कोतवाली के इन 4 बहनों। क्या मतलब? ये कहानी बहुत जल्द अखबारात में आने वाली है। मुझ पर तुम्हारी कोई धमकी कारगर नहीं होती, जगदीश चिल्ला कर बोला।
किसी को धमकी देना शरीफों का काम नहीं है। अनवर ने मासूम लहजे में कहा, मैं तो वो हक़ाइक़ पब्लिक के सामने लाऊंगा जिनकी बिना पर तुमने तरक्की की। मैं फरीदी साहब के ख्याल से तुम्हें छोड़ देता हूँ, ना तुम अब तक सड़ गए होते। जगदीश ने गुस्से से कहा, मेरी इज्जत है कि तुम फरीदी साहब का ख्याल करना छोड़ दो, अनवर ने कहा। और जगदीश दांत पीसने लगा। थोड़ी देर खामोशी रही। तुम्हें मेरे साथ कोतवाली चलना पड़ेगा, तो मैं खुद ही चलूँगा, अनवर ने कहा। कि तुम अलबर्नो के ख़िलाफ़ मेरी रिपोर्ट नहीं लिखोगे, इसलिए ले चलूँगा। फिर खामोशी छा गई। लॉरी के इंजन की आवाज़ सन्नाटे में दूर दूर तक फैलती रही। अनवर सिगरेट सुलगाकर ख्यालात में डूब गया था। रशीदा उसे उसी तरह याद आ रही थी। अब तक वो लापरवाही बरतता आया था, अब उसे महसूस हो रहा था कि जैसे रशीदा के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। आखिर डॉन विंसेंट के साथियों से इसका क्या ताल्लुक़? क्या वाकई रशीदा की ज़ात से कोई राज वाबस्ता है? लेकिन इन गैर मुल्कियों से इसका क्या ताल्लुक़? अचानक अनवर चौंक पड़ा। एक ख्याल अनवर के जहन में आया। इसने जगदीश की तरफ देखा जो बाहर फैली हुई तारीकी को घूर रहा था। डॉन विंसेंट के साथी ने अलबर्नो को किस वक्त देखा था? अनवर ने जगदीश से पूछा। 9:30 बजे। इसके साथ रशीदा भी थी? हाँ, लेकिन ये कैसे कह सकता हूँ कि रशीदा ही थी? तो सिर्फ एक लड़की का तज़किरा किया था। बहरहाल उसका यह बयान बेहद दिलचस्प है कि जब अलबर्नो 9:30 बजे से 10:15 बजे तक मेरे कमरे में रहा, मालूम होता है कि तुम अलबर्नो से मिल गए हो। जगदीश उसे घूर कर बोला। तो फिर आसिफ भी मिल गया होगा, अनवर ने लापरवाही से कहा। क्या मतलब ये है कि मेरे इस बयान की तस्दीक आसिफ से भी की जा सकती है। जगदीश उसे फिर घूरने लगा। और ये सही है तो डॉन विंसेंट के साथी को क्या समझा जाए? बंडल, अनवर ने संजीदगी से कहा और सिगरेट सुलगाने लगा। मैं तुम्हारी तरफ से मुतमईन नहीं हूँ, जगदीश को सोचता हुआ बोला। एक अरसे से देखा जा रहा है कि शहर में होने वाली बड़ी वारदातों में तुम्हारी शख्सियत कहीं ना कहीं ज़रूर उलझती है। अनवर ने कहा, यह भी तुम लोगों की खुशकिस्मती और दूसरी तरफ देखने लायक। जगदीश ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि दिल में बेशताब का रहा है। थोड़ी देर बाद वो कोतवाली पहुंच गए। जगदीश ने अनवर का बयान कलमबंद करके उसे जाने की इजाज़त दे दी। अनवर ने मोटरसाइकिल वहीं कोतवाली में छोड़ी और एक टैक्सी करके घर की तरफ रवाना हो गया। अनवर को शिद्दत से भूख लग रही थी, लेकिन इस वक्त शायद ही कोई होटल खुला होता, क्योंकि रात के 2 बज चुके थे। घर पहुंचकर उसने स्टोव जलाया और होटल से आई हुई ठंडी चाय को दोबारा गर्म करने लगा। इस वक्त अनवर की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो रही थी। जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। यह के बाद दीगरे बेशुमार सवालात जहन के तारीक गोशे से उभरते और फिर डूब जाते। अनवर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसा आहिस्ता आहिस्ता सोचने की सलाहियत ख़त्म हो जा रही है। अब रशीदा को कभी ना पा सकेगा। बेदर पे चाय के 2-3 गिलास खाली करके पलंग पर गिर गया। दूसरी रात सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले उसे अपनी रात की हिमाकत का एहसास हुआ। उसने रात को कोतवाली से वापस आने के बजाय डॉन विंसेंट के साथ ही था ताक़ुब ना किया जो पुलिस वालों के साथ था। अलबर्नो की मुतैयरा खैन हैरत अंगेज़ हरकतें वहाँ कितनी पुरअसरार क्यों ना हो, लेकिन लतीशा रशीदा के मामले में उसका बयान कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर रखता था। अनवर सोचने लगा कि डेका रेखा अलबर्नो का ही गुरखा था, तो उसने जोश में आने के बाद अलबर्नो की मौजूदगी पर हैरत क्यों जाहिर की थी? इसका वो अंदाज़ इस्तेजाब कतई मसनूई नहीं था। अनवर बेअख्तियार उठ बैठा। मसरूफियात से फारिग होने के बाद अस्पताल की तरफ रवाना हुआ, जहाँ डॉन विंसेंट आसिफ के बयान के मुताबिक ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गुजार रहा था। कोतवाली रास्ते में पड़ती थी। इसने सोचा कि लगे हाथों मोटरसाइकिल लेकर चले। वो कोतवाली के फाटक के करीब ही पहुंचा था कि एक से पहले उसका रास्ता रोक लिया। किससे मिलना है? मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ, अंदर जाने का ऑर्डर नहीं है। कब से? आज से अभी से। लेकिन मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ। बात हो रही थी कि अंदर से आसिफ आता दिखाई दिया। अनवर को देखते उसने आने का इशारा किया। सिपाही एक तरफ हट गया। आसिफ कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। आज पहरेदार वाले क्यों रोक रहे हैं? जगदीश की जगह वरना इससे क्या होता है? आसिफ ने कहा। आखिर बात क्या? कोई बात नहीं, यहाँ का कदीम रिवाज है कि एक कत्ल के बाद बारिश हो जाती है। क्यों? आज सुबह डी सॉल्ट की लाश मिली है। डी सॉल्ट? अनवर चौंक कर बोला। उसने नाम कहीं सुना था, डी सॉल्ट। हाँ, वो डॉन विंसेंट के साथियों में से था। अनवर को याद आ गया कि डेगा रीगा ने उसे डी सॉल्ट कहकर ही पुकारा था, तो क्या अलबर्नो ने उसे मार दिया और उसकी में भी ज़रूरी सुइयों की वजह से वाक़ हुई है। आज से सिगरेट सलगा कर बोला। तो इसका मतलब यह है कि पहली लाश भी डॉन विंसेंट के साथियों की थी। दूसरी दिलचस्प बात यह कि डॉन विंसेंट अपने बकिया साथियों समेत कहीं गायब हो गया है। अरे, अनवर के लहजों में हैरानी थी। तुम तो कह रहे थे नकल हरकत भी नहीं कर सकता। इसकी सारी हालत तो ऐसी थी और डॉक्टरों का भी ख्याल ये था कि 1 माह से पहले नहीं उठ सकेगा। आसिफ ने कहा। तो डॉक्टरों ने उसे जाने क्यों दिया? अनवर ने पूछा। डॉक्टरों को इसकी रवानगी का इल्म नहीं है।
ये बात तो लाश मिलने के बाद ही मालूम हुई। विंसेंट प्राइवेट वार्ड में था और इसके साथी भी वहीं मुक़िम थे। लाश मिलने के बाद विंसेंट ने अस्पताल फ़ोन किया, तब ये बात मालूम हुई। अनवर का दिमाग चकराने लगा। वो सोच रहा था कि अल्बर्टो ने टी सॉल्ट और लॉर्ड विंसेंट वगैरह क्यों गायब हो गए। क्या सोच रहे हो, आसिफ ने कहा। और रशीदा का क्या हुआ? कुछ नहीं। अनवर बेचैनी से बोला, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करो। अरे तुम बोल रहे हो? आसिफ ने हैरत से कहा, मैंने इससे कभी तुम्हें परेशान नहीं देखा। मेरी सारी सलाहियतें जवाब दे गई। मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे रशीदा मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैं अब तक खुद को फ़रोग देता रहा, मैं इसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आसिफ की आंखें हैरत से फैल गई। उसे अनवर से ऐसे अल्फाज़ की तवक्को नहीं थी। वो तो इसे बिल्कुल जानवर और औरत के मामले में पत्थर की तरह बेजान समझता था। अनवर वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुका। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और उसे घसीटता हुआ एक कारखाने तक ले आया। वहाँ उसे मरम्मत करने के लिए छोड़कर एक तरफ चल पड़ा। अनवर की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। आगे चलकर एक पब्लिक टेलीफोन बूथ के करीब रुका। आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहता था और जाकर करता भी गया, जबकि दिमाग करीब खाली हो गया था। इसने मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि अब आज दफ्तर ना आ सकेगा, लेकिन फिर अब क्या किया जाए और क्या करे। अब तो उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि डॉन विंसेंट को तलाश करे या अल्बर्टो को। और डिकारा अल्बर्टो के साथ था, मुमकिन है वो अब भी उसी के साथ हो। थोड़ी देर बाद वो ख़ुद को मस्खरा खेज अंदाज में फुटपाथ पर इसी तरह गुमसुम खड़े रहना कोई अच्छी अलामत नहीं थी। अनवर गड़बड़ाकर पास के एक रेस्टोरेंट में घुस गया। अभी वो दरवाजे में ही था कि एक आदमी उसे धक्का देता हुआ तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। अनवर की निगाहें उसका ताक़ुब करने लगी और देख कर उसे हैरत हुई कि वो दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। सब इतनी जल्दी हुआ कि अनवर उसकी सूरत ना देख सका। वो उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन फिर बाहर फुटपाथ पर चलने वालों में वो शक नहीं था। और फिर अनवर को अपनी हिमाकत पर हंसी आ गई। रहा होगा कोई किसी गलत फहमी की बिना पर यहाँ आया होगा और अपनी गलती का एहसास होते ही दूसरे दरवाजे से निकल गया होगा। अनवर एक खाली मेज़ के करीब बैठ गया। कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन चूँकि आ चुका था इसलिए कुछ ना कुछ तो मंगवाना ही था। चाय और पेस्ट्रियों का ऑर्डर देकर उसने सिगरेट निकालने के लिए जेब में हाथ डाला था। कोई सख्त सा कागज़ उसकी उंगलियों में टकराया। ये एक बंद लिफाफा था जिस पर उसका नाम लिखा था, लेकिन वो इसकी जेब में कैसे पहुंचा? तो क्या इसी आदमी ने इसीलिए उसे धक्का दिया था? अनवर ने लिफाफा चौक किया। इसमें इसके नाम एक टाइप किया हुआ ख़त था। अनवर ख़त मिलते ही सर्कुलर रोड की इमारत आशियाना में पहुंचा। तुम्हें कई बार फ़ोन पर बुलाने की कोशिश की गई, लेकिन जवाब ना मिला। गालिबन तुम समझ ही गए होगे मैं कौन हूँ। मुझे तुम पर एतमाद है और उम्मीद है अब तुम अपने साथ पुलिस नहीं लाओगे। ख़त पढ़कर अनवर ने लिफाफा जेब में रख लिया और इधर उधर देखने लगा। बहरा चाय रख कर चले गए। इतने जल्दी दो एक पेस्ट्रियाँ खाई और चाय उड़ेल कर बड़े घूंट लिए। वो अच्छी तरह जानता था कि ख़त किसका हो सकता है। थोड़ी देर बाद अनवर बिल अदा करके बाहर आ गया, एक टैक्सी के और सर्कुलर रोड की तरफ रवाना हो गया। पार्ट 7 एंड हुआ बच्चों।